हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे हमें पता है, रोज सुबह 10 बजे मैं शिवालिका यहाँ एसएससी उत्कर्ष पर आपके लिए लेके आती हूँ 10 मिनट का साइंस का स्पेशल शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है आपकी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। कोशिकाएं हमारी बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक आ जाती है आपकी यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। बाद में इनको विभाजित किया जाता है एनिमल और प्लांट सेल में, यानी कि जंतु और पादप कोशिकाओं में। बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बच्चों को लगता है कि मैम इन दोनों में डिफरेंसेस कैसे समझें हम, तो आज उन डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर डायग्राम बना के इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी स्लाइड को दो हिस्सों में बांट देते हैं कि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो एक हिस्से साइड हम लोग लिखने वाले हैं आपका प्रॉपर यूकैरियोटिक का, और एक साइड हम लोग लिखेंगे बेटा प्रोकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलो। तो हमें पता है कोशिका क्या है। कोशिका आपका एक सिंपल सा बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो कुछ इस तरीके से दिखती है, यानी आपकी सर्कल। अब कोशिका के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होता है? कोई सी भी कोशिका उठा लो, कोई भी कोशिका, सारी कोशिकाओं के अंदर आपका डीएनए मिलता है ना। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो क्या है, जो आपकी संरचना की मूलभूत इकाई है, क्योंकि वहीं से आपके सारे जीन्स आते हैं। आपके पेरेंट्स के जितने भी जीन हैं वो डीएनए के द्वारा ही आप तक आते हैं। ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पर भी डीएनए उपलब्ध है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ पर भी डीएनए उपस्थित है। अब कहानी शुरू होती है बेटा यहाँ से। मेन जो कहानी है, हम लोग बोलते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसे हम लोग यूकैरियोटिक बोल देते हैं, ठीक है। ये कैसी है? ये आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है, और इसे हम लोग बोल देते हैं ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। देखो, सबसे पहले तो मैं इसके नाम को समझाऊंगी कि नाम का मतलब क्या है। अब जैसे आपको यूकैरियोटिक दिखता है, तो इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है आपका, जो इंग्लिश में यू का सफिक्स लगता है, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, पढ़ा होगा अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है ट्रू, यानी कि सच्चा, ठीक है। तो इस यू का मतलब है ट्रू, और जो कैरियोटिक वर्ड है वो असल में आपके न्यूक्लियस यानी केंद्रक का एक वर्ड है, जिसे हम लोग कैरियन बोलते हैं, ठीक है। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो इसका मतलब हुआ ऐसी कोशिका जिनके पास सच्चा केंद्रक है। बट बात ये आती है, हम सच्चा केंद्रक क्या होता है वो भी हम समझाएंगे। प्रो का मतलब, अगर पबजी खेलते हो तो प्रो का मतलब है बहुत अच्छे हो, पर अगर इंग्लिश पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पुराने ज़माने का, जो अभी तक बहुत ज़्यादा आपका डेवलप्ड नहीं हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रो का मतलब क्या हो जाता है? प्रिमिटिव। और अपन हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं बच्चे? हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं पुराना, ठीक है। यानी कि इसका जो आपका न्यूक्लियस है वो बहुत पुराना है। अब ये किस पे डिफाइंड होता है मैम कि ये नया है या पुराना है? ये डिफाइंड होता है इनके आसपास किसी प्रकार की कोई झिल्ली है क्या। जैसे यूकैरियोटिक है, ट्रू है, तो यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरीके से एक झिल्ली से बंधा हुआ है, और इसका जेनेटिक मटेरियल किसी भी झिल्ली से नहीं बंधा है, इसलिए हम लोग इसे प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं, ठीक है बेटा। सबसे मेन डिफरेंस। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल आपका बंधा हुआ है, उसकी झिल्ली को क्या नाम दिया जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है भैया। तो इसकी झिल्ली को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा? इसकी झिल्ली को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये आपकी न्यूक्लियस की है, इसलिए हम लोग इसे नाम क्या देते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए लिख देते हैं, ये जानी जाती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से। हिंदी में अपन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये केंद्रकीय झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, ठीक है बेटा। चलो, बात अब यहाँ पर होती है खत्म। अब नया पॉइंट ये है, जब जेनेटिक मटेरियल इस प्रकार से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ होता है, तो इस पूरे जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस पूरे जेनेटिक मटेरियल को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं चीज़ बता रही हूँ। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और हिंदी में बोला जाता है बच्चे इसे केंद्रक,
ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? केंद्रक के नाम से जाना जाता है। परंतु जब यही जेनेटिक मटेरियल आपका बिना झिल्ली के घूम रहा है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेटा न्यूक्लियोइड। ध्यान रहेगा, क्या बोला जाता है इसको? न्यूक्लियोइड। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, न्यूक्लियोइड कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। न्यूक्लियस कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल में एक और सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? RNA, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पर ये RNA की एक खासियत है। खासियत क्या है कि इसका नाम जो है उसके साथ एक और R जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल R, सॉरी इसे हम लोग बोलते हैं आपका स्मॉल r देन RNA, यानी कि rRNA। ठीक है, एग्जामिनर पूछता है कि ये R किसके लिए है? बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। एग्जामिनर बोलता है कि ये R किसके लिए है, तो आप लोग बोलेंगे ये R जो है ये राइबोसोम के लिए है। किसके लिए है बच्चे? राइबोसोम के लिए, यानी ये ऐसा RNA है जो राइबोसोम बनाता है। ठीक है, जो राइबोसोम बनाता है, इसलिए इसको हम लोग कॉमनली एक और नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पूरे को जिस नाम से जानते हैं वो हो जाता है आपका राइबोसोम की फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि ये राइबोसोम बनाने का काम करता है। तो अगली बार आपसे पूछे कोई राइबोसोम की फैक्ट्री कहाँ पाई जाती है, तो ये केंद्रक में पाई जाती है। ठीक है, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? राइबोसोमल फैक्ट्री या फिर RNA के नाम से जानते हैं। और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ये है आपकी राइबोसोम फैक्ट्री। और इसको बायोलॉजिकली किस नाम से जाना जाता है? इसको बायोलॉजिकली हम लोग बोलते हैं, यहीं ऊपर लिख देती हूँ, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखो ये टर्म बड़े कंफ्यूजिंग है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस आपका क्या है? केंद्रक है। न्यूक्लियोलस केंद्रक के अंदर पाया जाता है जो कि राइबोसोम बनाने का काम करता है। न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जिसका अर्थात है ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसके आजू बाजू कोई झिल्ली नहीं है। 3 क्वेश्चन यहाँ से मैंने कवर कर दिया, आपके 3 डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगर आगे बात करें यहाँ पर न्यूक्लियोइड के केस में, तो बच्चे ये जो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, ये सारे कौन से जीव होते हैं? एग्जाम्पल पूछता है एग्जामिनर आपसे। तो प्रोकैरियोटिक में आते हैं आपके सारे बैक्टीरिया। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया क्या है? इसके सोल मेंबर्स हैं। सोल मेंबर्स का मतलब कि केवल बैक्टीरिया ही इसका एक प्रकार का एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर। ठीक है, यानी कि इसका केवल एक एग्जाम्पल है और जो है आपका बैक्टीरिया। ठीक है बच्चा, अब देखो RH विट्टेकर थे, एक आपके प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने क्या करा? उन्होंने हमारी जो जीव हैं इनको 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। पढ़ा है ना, किंगडम प्लांट है, एनिमेलिया, ये तो पढ़ा होगा। स्टार्टिंग में एक आते किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंदर केवल बैक्टीरिया आते हैं, यानी मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपका जो किंगडम मोनेरा है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स को बताता है। तो यानी किंगडम मोनेरा। ठीक है बेटा, ये किसको बताता है? ये आपके केवल प्रोकैरियोटिक को भी बताते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के नाम पूछ लेगा एग्जामिनर, तो नाम बता देते हैं भैया। सबसे पहले बैक्टीरिया को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जो बैक्टीरिया वर्ड है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सच्चे बैक्टीरिया यानी कि ईयू बैक्टीरिया, दूसरे हो जाते हैं आर्की बैक्टीरिया। दोनों में डिफरेंसेस समझते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बैक्टीरिया आपका 2 प्रकार से डिवाइड होता है। एक होता है आपका आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया से हम लोग क्या समझते हैं? इससे हमें समझ आता है ऐसे जीवाणु या ऐसे बैक्टीरियाज जो कहाँ रहते हैं? एक्सट्रीम एरियाज में रहते हैं, एक्सट्रीम एरियाज में रहने वाले। ठीक है, और उसके अलावा जो दूसरा आपका पाया जाता है, दूसरे टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर 2 नीचे लिख रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक यू बैक्टीरिया लिखते हैं, यू बैक्टीरिया।
सच्चे बैक्टीरिया। ठीक है, सच्चे बैक्टीरिया का मतलब क्या है? ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बना पा रहे हैं, किसी और जीवित चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो यू बैक्टीरिया में जो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है वो किसका ध्यान रखना है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जब पहली बार इसे खोजा गया था तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये एक प्रकार की एल्गी है, यानी कि शैवाल है, परंतु जब इसे और अच्छे से इसका अध्ययन किया गया, इसे देखा गया, तब पता चला नहीं भाई नहीं, ये तो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो अपना भोजन स्वयं बना पा रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, किसी और जीवित जीव को नहीं खा रहा। ठीक है, तो इसका फिर नाम बदल दिया गया। अब ब्लू ग्रीन एल्गी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग जानते हैं, अंदर लिख रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, आज के समय में ये साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अब आर्कीबैक्टीरिया की बात करते हैं बच्चे। ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वो जो आपका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। ठीक है, और उनका नाम टेम्परेचर पे रख दिया गया है, जैसे वॉल्केनोस के आसपास पाए जाते हैं। अब वॉल्केनो ऐसी जगह है जहाँ कुछ जीवित नहीं रह सकता, पर ये बैक्टीरिया जीवित है, तो ये आर्कीबैक्टीरिया हुआ, एक्सट्रीम जगह पे जीवित है ये, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ पे रहते हैं? हाईएस्ट टेम्परेचर पे रहते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स के नाम से, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, दूसरे वो बैक्टीरिया जो कहाँ पे रहते हैं बच्चे? आपके बहुत ज़्यादा नमकीन एरिया में रहते हैं, सॉल्टी, यानी कि समुद्र के तले, समुद्र के तले इतना नमकीन पानी होता है कि जीव नहीं पाते पर वहाँ पे बैक्टीरिया देखे जाते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है बेटा हैलोफाइल्स। ठीक है, और एक लास्ट है आपका, जो कहाँ रहते हैं बच्चे? दलदले इलाकों में रहते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं मार्शी। मार्शी का मतलब होता है दलदला इलाका। इन्हें हम लोग बोलते हैं मिथेनोजेंस के नाम से। इनके नाम ध्यान रखना बेटा, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस असल में और कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपने ये देखिए, गाय भैंस, जिन्हें हम लोग रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं, जो आपके क्या करते हैं? खाने को 2 बार पचाते हैं, यानी कि जुगाली करते हैं, डबल डाइजेशन करते हैं, उनके पेट में भी मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये आपके रूमिनेंट एनिमल्स के गट में, यानी कि उनके पेट में पाए जाते हैं। और मैंने आपको बता दिया रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो जुगाली करते हैं, ठीक है, डबल डाइजेशन करते हैं। तो इनके गोबर से क्या बनाया जाता है? मीथेन गैस बनाई जाती है ना। इनका जो डंग होता है, जिसे हम लोग गोबर बोलते हैं, उससे क्या बनती है बेटा? मीथेन गैस बनती है। और ये मीथेन गैस क्या है? ये हमारे सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में यूज़ करी जाती है। तो यानी कि ये मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सीएनजी बनाने में मदद कर रहे हैं। याद रहेगा, आपका सीएनजी का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन है। किसके द्वारा बनाया गया? मिथेनोजेंस के द्वारा बनाया गया। तो ये पूरा हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को 10 मिनट में अच्छे से समझ लिया। इसी के साथ आपका न्यू ईयर ऑफर 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक स्टार्ट हो चुका है। लगभग 90% तक डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को, और कूपन कोड अप्लाई करने पे प्राइम पे आपको लगभग एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। तो अभी जाइए और आपके कोर्सेज पे इस बड़े से ऑफर का उपलब्ध उठाइए। ये उत्कर्ष फैमिली की तरफ से आपके लिए नए साल का गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड जय हिंद।